नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस कोरोना काल में जब हमारे जीवन पूरी तरह से स्थिर बना हुआ है, हमारी दिनचर्या काफ़ी अस्त व्यस्त सी हो चली है, हम सब अपने अपने घरों में रहने को विवश है। ऐसे में हमारे राज्य मंत्री संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की मार्गदर्शन, प्रमुख सचिव श्री मुकेश मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी एकेडमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है। रंग समागम 2020। इस रंग समागम में वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कला जगत के उन विभूतियों से जिन्होंने अपने अपने कलाकर्म से अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है, एक मानक स्थापित किया है। आज उसी कड़ी में हमारे मेहमान हैं श्री मनोज बाजपेयी जी। मनोज बाजपेयी जी से मिलना इस वेबिनार सेशन के सबसे आकर्षक पल होने जा रहा है। हमें बहुत बहुत आभारी है सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं। हम लोग बातें शुरू करेंगे आपके चंपारण बेलवा से लेकर दिल्ली, आपके थिएटर जीवन। वहां आपको एक ऐसे थिएटर इतना करने के बाद वहाँ की गली में हर शायद लाइब्रेरी के रास्ते में सुनाई देता है कि आपने जिस तरह से वहाँ एनएसडी के लाइब्रेरी को इस्तेमाल किया है वैसा शायद ही कोई एक्टिंग के स्टूडेंट किए होंगे। एनएसडी आपको टीचर के प्रपोजल देते हैं कि आप वहाँ टीचिंग कर सकते हैं, ये आप मुकाम पहुंचे थे। वहां से आप चले आते हैं मुंबई में फिल्म, दूरदर्शन, ये सब के साथ 1998 इंडियन फिल्म की एक अलग ही पहचान, एक एवोल्यूशन ऑफ इंडियन फिल्म जो आपके हाथ से होते हुए सत्या फिल्म के साथ हमारे सामने आता है। और ये सब के जरिए आज अगर इसी समय हम लोग खड़े हो जाएंगे तो आपकी 2 दिन पहले या सॉरी कल की निकली हुई आपकी जो एक गाना, एक भोजपुरी गाना आज एक दिन में यूट्यूब में 4 मिलियन पीपल देख चुके हैं, सुन चुके हैं, क्योंकि ये आज की बात है। सर, आपको अभिनंदन देने की, आपको धन्यवाद देने की शब्द मेरे पास कम पड़ जाता है। ऐसी एक सिचुएशन में, आज के सिचुएशन में जो आज सबसे ज्यादा हर लोगों की परेशानी की बात है, जिसमें अभी जो इंसान जो सबसे ज्यादा इस कोरोना दिन का काल में जो सबसे परेशान है, जिन लोगों रास्ते में सच में किस तरह से अपनी जिंदगी जी है और कैसे मुंबई में क्यों लोग आते हैं और क्यों उनकी चले जाना इतना परेशान भरा होता है, वो आपने एक गाने में जो काबा सुनने में बड़ा मजा आता है, मगर उस मजे की पेन को इतनी बाखूबी से आप लोगों ने निभाया कि सिर्फ अभिनंदन नहीं सर, आपको धन्यवाद देना है। आप और अनुभव सिन्हा सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे एक गाने की बहुत जरूरत थी जो आज आपने किया। लोग देख रहे हैं, शौक सिर्फ नहीं है, ये देखना उनकी मजबूरी हो गई है। सर, हम क्या बात शुरू कर सकते हैं आपकी बचपन से? सबसे पहले मैं भारतेंदु नाट्य अकादमी का आपका और आपके सारे सहकर्मियों और सारे छात्र छात्राओं का मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया है इस मंच पे आने का। जाहिर सी बात है, संकट काल है, कोरोना का समय तो है ही है, लेकिन इस पूरी स्थिरता में बहुत सारे जो घटनाएं विश्व में, देश में घट रही हैं, कला जगत में घट रही हैं, उसने सबको झकझोर के रख दिया है। पूरा का पूरा जो जैसे जमीन है वो ऊपर नीचे हो गया। शायद इसी को मंथन कहते हैं। शायद यहाँ से कोई जहर निकलेगा। देखें कौन शिव होता है जो उस जहर को अपने गले में उतारेगा। लेकिन अभी तो ये है कि
जीवन जिस तरह का भी है, जैसा भी है, उसको स्वीकार करते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं और उसमें ढालते हुए आगे बढ़ना ही मनुष्य की प्रवृत्ति है। बचपन की बात मैं क्या करूं। बचपन एक ऐसे घर में गुजरा जहां नाम प्रतिष्ठा वाले परिवार था, वाजपेयी लोग, लेकिन अंदर की बात बहुत कम ही लोग जानते थे कि जमीनें बढ़ चुकी थी। और मैं जब पैदा हुआ तो मेरे पिताजी अपने परिवार से अलग हुए थे, अपने खानदान से, और बहुत ही कम जमीनें रह गई थी। तो 6 भाई बहनों का परिवार और गांव, और उससे जूझते माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा और सही लालन पालन कर पाए, इसी जद्दोजहद में उनकी पूरी जिंदगी गुजरी है। लेकिन मैं एक अलग तरीके का बच्चा था, क्योंकि मुझे फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता था जैसे कि सिनेमा हॉल की जो बत्तियां हैं कभी वापस से जले नहीं, वो अंधेरा हमेशा रहे और पर्दे पे लगातार जीवन चलता रहे। वहां से अभिनय की इच्छा जागरूक हुई थी बचपन से। मुझे नहीं पता कब हुई थी, लेकिन जब कोई पूछता है कि कब हुई थी, कोई समय बताएं, तो जब होश संभाला तब जो याद आता है उस समय से मुझे यही लगता है कि मैं हमेशा अभिनय करना चाहता था। अभिनय करने के रास्ते नहीं थे, अभिनय दिखाने के रास्ते नहीं थे, ना अभिनय सीखने के रास्ते थे उस बेतिया शहर में। तो जो भी स्कूल में कला के नाम पे जो भी हमारे कार्यक्रम होते थे उसमें हिस्सा लेता था। और शायद एक अच्छी बात ये हुई कि कविता प्रतियोगिता होती थी स्कूल में, और एक बहुत बड़ा ये समारोह हुआ करता था उस स्कूल में। 2 स्कूल में रहा, दोनों कैथलिक स्कूल थे, एक सेंट स्टैनिस्लॉस, फिर दूसरा केआर हाई स्कूल, दोनों ही कैथलिक स्कूल थे। तो एक में मैं 7वीं तक 6ठी तक पढ़ा, फिर दूसरे में मैं 12वीं, अब दूसरे से मैंने मैट्रिक किया। दोनों में ही जो है कविता प्रतियोगिता में काफी हिस्सा लेता रहा। कविता के कारण जो है साहित्य से रुचि हुई, कविता के कारण कवियों के बारे में जाना, बड़े बड़े कवियों को पढ़ा, वाचा, प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, कभी जीता, कभी हारा, कभी दूसरी प्राइज मिली, कभी पहली प्राइज मिली। तो खैर वो तो एक यात्रा का हिस्सा था, लेकिन जो सीखा उससे वो आज भी कायम है और आज भी लगातार वो प्रक्रिया जारी है। कविताओं को पढ़ना, कविताओं को वाचना, कवियों के बारे में जानना, नए नए कवियों को पढ़ना। शायद साहित्य के प्रति मेरी रुचि कविता की तरफ से गई है। हर किसी की रुचि कविता की तरफ आपको कहानियों के जरिए जाती है, लेकिन मेरी रुचि साहित्य और कहानियों की तरफ, या प्रेमचंद जी की तरफ, जयशंकर प्रसाद जी की तरफ, कवियों की तरफ से गई है। हरिवंश राय बच्चन जी और रामधारी सिंह दिनकर जी और मतली शरण गुप्त जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, इन सबको जो है बचपन में ही पढ़ लिया था, क्योंकि उनको वाचा बहुत था। तो काफी प्रतियोगिता में जो है उनकी कविताओं का इस्तेमाल किया था। सर, इसके बाद अब आते हैं दिल्ली। यहाँ जो आपने कितना नाटक किया, लगातार नाटक करते गए, बैरिजन के साथ आपका जो एक रहा, इस कड़ी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी, मैं दिल्ली शहर गया ही था रंगमंच करने के लिए। मेरा दिल्ली जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, ना कोई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा था मैं, लेकिन वो एक जरिया था मेरे लिए, निमित्त था कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो मुझे नाटक करने का मौका मिलेगा, क्योंकि बेतिया शहर में नाटक करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो किसी तरीके से जुगाड़ करके अपने दोस्त को बहला फुसला के उसके साथ हो लिया, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जा रहा था। और वहां जिस दिन मेरा एडमिशन हुआ, उसके 3 दिन के बाद मैं एक नुक्कड़ नाटक की कंपनी के संपर्क में आया और फिर उनके साथ काम करना शुरू किया। और मुझे याद है कि मैं अपने 3 साल ग्रेजुएशन के मिला दूं और 7 साल फिर खालिस रंगकर्मी के हिसाब से, तो 10 साल मैंने किसी दिन 14 घंटे किए होंगे कम से कम, नहीं तो मैं 16-17 घंटे 18 घंटे काम करता था। कभी किसी ग्रुप के साथ काम करता था, कभी किसी ग्रुप के साथ। बैरी जी के साथ जब काम करना शुरू किया तो उनके साथ आधे से ज्यादा दिन मैं
वर्कशॉप्स और इन सब नाटकों में और अलग अलग स्कूल्स में जाकर के वर्कशॉप्स करना, झोपड़पट्टियों में जाके वर्कशॉप करना, प्लेटफॉर्म के बच्चों के साथ करना, मेंटली रिटार्डेड बच्चों के साथ जाके करना, स्पास्टिक बच्चों के साथ करना, उनके साथ एक पूरे ओवरऑल थिएटर की एक ट्रेनिंग हो रही थी। और उनका उनका साथ जब मैं छोड़ता था तब मैं मंडी हाउस आता था। मंडी हाउस आने के बाद बाकी मैं मंडी हाउस की गतिविधियों में हिस्सा लेता था। और जब वो गतिविधियां खत्म होती थी तब तक जो है बहुत रात हो चुकी होती थी और फिर मुझे सुबह 7 बजे तक तैयार होकर के वापस बैरी जोन को की वर्कशॉप में शामिल होना होता था। तो इस तरीके से मेरा जीवन चला है, सीखना और करना। उसमें जैसा कि आपने कहा, सही कहा। और उस दौरान में ग्रेजुएशन के बाद लगातार 3 साल तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए मैंने कोशिश किया और तीनों वही बार की कोशिश में मैं नाकाम रहा। एक बार कोटे से भी जाना चाहा। उस कोटे में भी जो है जिस विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ, अंतोगत्वा उन महाशय ने जो है एडमिशन नहीं लिया और फिर मैं वहां रह गया क्योंकि मैं दूसरे नंबर पे था। तो उन्हीं का हुआ था, लेकिन उन्होंने आगे जाकर के उसे ठुकरा दिया। तो मैं वहां से भी गया। तो 4 बार कह सकते हैं आप, लगातार 4 साल तक ये कोशिश जारी है। लेकिन काम करना बाहर में कभी नहीं छोड़ा, लगातार काम किया मैंने। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की लाइब्रेरी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो विद्यार्थी रह चुके थे, जो बड़े डायरेक्टर थे, निर्देशक थे बाहर में, या जो पढ़ाते थे, उनके साथ में मेरी दोस्ती, उनके साथ काम करना मैंने कभी नहीं छोड़ा। तो 10 साल मेरी जीवन का पूरी तरीके से रंगमंच को गया। उस दौरान में मुझे वो टीवी भी आ रहा था, तो टीवी के काम भी मिलते थे, तो मैं ठुकरा देता था क्योंकि मैं जानता था कि मुझे काम सीखना है। मैंने कभी काम नहीं किया जबकि मेरे पॉकेट में पैसे नहीं होते थे। अगला खाना कहाँ से आएगा वो दोस्तों के पॉकेट पे या दोस्तों की इच्छा पे निर्भर करता था सब कुछ। लेकिन मुझे ये लगा था कि अगर मैं पैसा कमाने के चक्कर में जाऊंगा तो मैं सीख नहीं पाऊंगा। तो पूरा समय मैंने थिएटर को 10 साल दिया था और 10 साल पूरी तरीके से थिएटर को देने के बाद मैंने बैंडिट क्वीन किया। बैंडिट क्वीन करने के बाद शेखर कपूर के कहने पे मुंबई शहर आया। लेकिन जो मैंने सीखा बैरी जॉन के साथ रहते हुए, रॉबिन दास जी के साथ रहते हुए, देवेंद्र राज अंकुर जी के साथ रहते हुए, बहुत सारे और जिन लोगों ने मुझे डायरेक्ट किया, अवतार, और भी बहुत सारे लोगों, बापी बोस, इन लोगों के साथ बहुत काम किया मैंने। सबके साथ रहते हुए, काम करते हुए मैंने बहुत सीखा। बड़े बड़े निर्देशकों के साथ काम किया। अभी जो पास आउट हुए थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, उनके साथ काम किया। बाहर के जो लोग काम कर रहे थे उनके साथ काम किया। तो काम कभी नहीं छोड़ा मैंने। कभी कभी मैं 2-2 नाटक पे काम करता था। सुबह में एक नाटक में काम करता था, दोपहर में किसी दूसरे नाटक में काम करता था, क्योंकि मुझे ये पता था कि जिस दिन मैं ये छोड़ूंगा, मैं ये पूरी तरीके से छोड़ूंगा। क्योंकि मुंबई जब जाऊंगा मैं तो ऐसी तैयारी करके जाऊंगा ताकि जब भी एक मौका मिले, बड़ा मौका, तो उस मौके को मुझे पूरी तरीके से इस्तेमाल करना होगा। लेकिन हुआ क्या कि मुझे दिल्ली और नाटक से इतना प्यार हुआ कि मैं ज्यादा रह गया। मुझे 4 साल पहले निकल जाना चाहिए था अगर सिनेमा में काम करना था तो। लेकिन चूंकि रंगमंच मुझे नहीं छोड़ रहा था, मैं नहीं रंगमंच को छोड़ पा रहा था, ये जो मोह था उसने मुझे 4 साल और अतिरिक्त वहां रोके रखा। बैंडिट क्वीन करने के बाद जाकर के मैंने अचानक से निर्णय लिया कि अब जाना है, और कुछ एक घटनाएं ऐसी घटी कि मुझे आना भी पड़ गया। सर, मुंबई आने के बाद आप दूरदर्शन में भी कुछ दिन काम किए। काफी सारे आपके काम दूरदर्शन के जी, मैंने वो दिल्ली में मैंने एक नाटक किया था बैरी जॉन जी के साथ। उसका दूरदर्शन पे उन्होंने उस नाटक का छायांकन किया था और वो डाला था उन्होंने। और मुंबई आने के बाद मैंने दूरदर्शन पे स्वाभिमान सीरीज किया था गोविंद निहलानी जी के साथ। एक सीरीज पे काम किया था, लेकिन वो सीरीज आया नहीं। बहुत अच्छा अनुभव रहा उनके साथ।
वो फिर इम्तियाज अली जो है अपनी निर्देशन में पहली बार वो निर्देशन में उतर रहे थे, तो उनकी एक सीरीज की थी मैंने, वो भी दूरदर्शन के लिए ही था। तो ऐसे काम वो भी, लेकिन वो काम बाद में मिले। मुझे 2 साल 2.5 साल बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन 2-3 साल उन दिक्कतों के बाद जाकर के धीरे-धीरे गाड़ी चलनी धीरे-धीरे शुरू हुई इस मुंबई शहर में। शुरू-शुरू में थोड़ा-सा टेलीविज़न को लेकर के मैं डरा हुआ था कि यहाँ जाऊँगा तो मुझे लत लग जाएगी पैसा कमाने की, और मैं अच्छा काम नहीं कर पाऊँगा। अच्छा काम करने की बड़ी चाह थी। लेकिन मित्रों के समझाने के बाद मैंने दूरदर्शन के काम स्वीकार किए, और वहाँ और निर्णय लिया कि अच्छा ही काम वहाँ भी करूँगा। तो वो जो एक प्रतिज्ञा थी कि जहाँ भी रहूँगा वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम काम होगा, और वहाँ किया। कैमरे पे काम करना सीखा वहाँ से, और उसने मुझे बहुत फ़ायदा हुआ आगे जाके। फिल्म के चयन से समझ में आता है आपकी फिल्म, जो जो फिल्म आपने की है, कि कितना ज्यादा सोशल कमिटमेंट आपके अंदर है कि इस तरह की फिल्म आप करते हैं। सर, सत्या जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक मोड़ पर लेके छोड़ देते हैं, जो कि एक एवोल्यूशन ऑफ इंडियन या बॉलीवुड बॉलीवुड मूवी जो भी बोलूं, इसको एक ले आते हैं। इसमें इसकी प्रक्रिया में जो आप रहे, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि कैसे ये एवोल्यूशन हुआ कैसे? देखिए, जब बैनेट क्वीन के बाद बहुत सारे एक्टर्स हम लोगों ने निर्णय लिया था, पूरा का पूरा मंडी हाउस जिसे कहें, उस पीढ़ी का जो एक अलग सोच के साथ रंगमंच कर रहा था, अलग तरीके से रंगमंच की दशा और दिशा को बदल रहा था। अ, वो सारे लोग अचानक धीरे-धीरे करके मुंबई आ गए, और सबकी सोच एक ही थी कि कला जितना यथार्थ के करीब हो और जितना प्रासंगिक हो, उतना उसमें दम रहेगा, और उसी के साथ सब लोग अपने-अपनी तरफ काम कर रहे थे। चाहे मैं अपनी तरफ, और मुझे जब मौका मिला तो मैंने सत्या में किया, और सत्या में अपने जैसे लोगों को लेके भी गया, अपने मित्रों को भी लेके गया वो उस फ़िल्म में। दूसरी जगह जहाँ इरफान कर रहा था, वो अपने तरीके से चीज़ों को कर रहा था। तो और जो निर्देशक आ रहे थे सिनेमा जगत में, राम गोपाल वर्मा जी जैसे, वो भी उसी सोच के आ रहे थे कि सिनेमा सिनेमा जो है वो ज़्यादा ग्लैमर नहीं होना चाहिए। सिनेमा बड़ा दिखना चाहिए, लेकिन बड़ा दिखने के साथ-साथ वो जीवन के करीब भी दिखना चाहिए। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे कि चरित्र किसी किसी और ग्रह से आए हुए हैं, किसी और जगह से आए हुए हैं, वो हैं इसी समाज के। तो सब एक ही सोच के थे जो एक जगह जमा हुए थे। तब जाकर के चीज़ें धीरे-धीरे बदलीं, और जो बदलते-बदलते अब इसने इतना बड़ा रूप ले लिया है कि अ, अब मुझे लगता नहीं कि इससे पीछे जाएगा सिनेमा। सिनेमा अब इससे आगे ही जाएगा, क्योंकि नए निर्देशक जो आ रहे हैं वो नई सोच के साथ आ रहे हैं, और अ, नए तरीके के उनके आदर्श हैं। वो आदर्श किसी पोलैंड का में बैठा हुआ कोई डायरेक्टर है, कोई चेकोस्लोवाकिया में बैठा हुआ डायरेक्टर है, वो कोई एक्टर किसी एक्टर का अगर प्रशंसक है, तो वो एक्टर किसी ऐसी जगह से है जो कंट्री देश जो है वो उतनी फ़िल्में नहीं बनाती है। वो डिजिटल मीडिया के कारण ये संभव हो पाया है। तो अब सिनेमा लगातार बदल रहा है, जिसे मैं कहूँ सिनेमा, निर्देशन, रंगमंच, अभिनय, ये सब हर साल बदल रहे हैं। और ये मेरा निरीक्षण है, क्योंकि मैं सिनेमा न सिर्फ सिनेमा का स्टूडेंट हूँ, मैं अभिनय का भी विद्यार्थी हूँ। मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि अभिनय की रूपरेखा लगातार बदल रही है। अभिनय करने के तरीके बदल रहे हैं, अभिनय को देखने का नज़रिया बदल रहा है। हर अभिनेता जो है किसी न किसी, अगर आप लगातार अलग-अलग देश के अभिनेताओं को देखें, तो वो नए-नए तरीके से अपने चरित्र को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जैसे अभिनेता जो यहाँ बैठे हैं, उनको देख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं कि कैसे हम लगातार अपने आप को बदलते जाएँ। क्योंकि जो डिजिटल मीडिया है, इसमें अगर आप लगातार बदलेंगे नहीं, तो आप पीछे रह जाएँगे। क्योंकि समाज बदल रहा है बहुत तेज़ी के साथ।
और दुनिया बदल रही है। तो जब समाज और दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, लोगों के हाव भाव, चाल चलन, व्यवहार बदल रहा है, तो आपका आपका अभिनय क्यों नहीं बदलेगा? वो तो जाहिर सी बात है कि उसको बदलना ही है, नहीं तो वो आउटडेटेड हो जाएगा। इसलिए लगातार बदलते रहना, लगातार उस पे काम करते रहना, ये मेरी दिनचर्या होती है। सर, अभी जो आपने बोला, इसी से ही जोड़ के बताती हूँ कि ये जो निरंतर चेंज हो रहा है ये एक तरफ से, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बीइंग अ स्टूडेंट कि जब जब सोसाइटी चेंज हो रहा है उसके साथ जो जुड़े हुए एक्टर है, तो इसलिए जब फिल्म चेंज हो रहा है, मैंने वर्ल्ड वाइड, इट इज ऐसा नहीं है कि एक हिंदी या एक बॉलीवुड, ये ओवरऑल वर्ल्ड में ये एवोल्यूशन हमें दिख रहा है कि रोज एक्चुअली कि एवरी ईयर एक जैसे कि नया लैंग्वेज आ रहा है, एक नया लैंग्वेज आ रहा है, जिस तरह से हम जा रहे हैं। अभी एक सवाल बहुत ज्यादा आता है थिएटर एक्टर के लिए कि थिएटर में एक्टिंग करते हो तो फिल्म में एक्टिंग नहीं करना मुश्किल है या उनको लगता नहीं। इसमें आपको क्या लगता है कि थिएटर एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग में ऐसा क्या अंतर है कि इस सवाल के बीच में पड़ना होता है? क्या थिएटर करना एक फिल्म एक्टर के लिए बहुत जरूरी है? थिएटर मेरे ख्याल से हर फिल्म एक्टर को कम से कम 2 साल थिएटर जरूर करना चाहिए। उसका कारण है, रंगमंच माफ नहीं करता है, सिनेमा माफ कर देता है। रंगमंच माफ इसलिए नहीं करता क्योंकि दर्शक उसको नंगी आंखों से और अभिनेता के पूरे शरीर को देख रहा होता है, और वो 1.5 घंटे सिर्फ अभिनेता को देखता है पूरे शरीर के साथ में। उसमें कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं की जाती। अगर अभिनेता पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, पूरी तरीके से तैयार नहीं है, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अगर वो तैयार नहीं है, और क्रिएटिवली अगर वो तैयार नहीं है, उसका क्राफ्ट सही नहीं है, तो रंगमंच में दर्शकों को बांधे रखना बहुत ही मुश्किल काम है। रंगमंच में काम करने वाला अभिनेता पूरी तरीके से 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक दर्शकों को अपनी तरफ खींचने के लिए आदी होता है, और उसके लिए वो पूरी तरीके से अपनी मानसिक, आत्मिक और शारीरिक तैयारी उसकी हुई रहती है या रोज हो रही होती है। हम जब सिनेमा में आते हैं तो सिनेमा एक अलग तरीके की डिमांड करता है, वो एक फोकस की डिमांड करता है। इतने शोर शराबे में भी अपना फोकस बनाए रखें उसका डिमांड करता है। वो ग्राफ को आप समझ पाए उसका डिमांड करता है। वो ये भी डिमांड करता है कि कैमरा आपके बहुत नजदीक है, तो आप कैमरा जितने नजदीक रहेगा आपका अभिनय उसी हिसाब से बदलता जाएगा। आपका अभिनय बनाने में हर डिपार्टमेंट का हाथ होता है। आपके पास, आप शायद किसी टेक में बहुत बुरे हों और वो उस टेक को एडिटर और साउंड डिजाइनर बहुत अच्छा टेक बना सकते हैं, लेकिन रंगमंच में ऐसा नहीं होता। रंगमंच में आप जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे, वैसे ही समझे जाएंगे। तो रंगमंच कभी माफ नहीं करता है, रंगमंच कुछ कवर अप नहीं करता है। इसीलिए सिनेमा में जाने से पहले हर अभिनेता को 2 से 3 साल तक जूझ के काम करना चाहिए, फिर उसके बाद वो चला जाए सिनेमा में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे फायदा रंगमंच को ही होगा। जब लोग कहते हैं कि रंगमंच को लोग सीढ़ी बनाते हैं, तो मैं इससे वाकफियत नहीं रखता। आप सीढ़ी बनाइए, जरूर बनाइए, कम से कम रंगमंच को रंगकर्मी तो मिलते रहेंगे। रंगमंच को रंगकर्मी मिलते रहें, इसकी बहुत जरूरत है। चाहे वो सीढ़ी बनाए, चाहे वो इसको अपना माता पिता समझे, किसी तरीके से रंगकर्मी लगातार अपना काम करते रहे, इसकी जरूरत है। बाद में जिसको जाना है चला जाए, माध्यम नहीं जाता है कहीं भी, माध्यम गायब नहीं होता है। हम रंगमंच से बड़े कभी नहीं रहे, ना हम सिनेमा से बड़े हैं, हम माध्यम से बड़े नहीं हो सकते। कल हम थे, कोई और है, कभी कल और कोई आएगा। तो इसलिए इसमें रंगमंच की 3 साल, 2 से 3 साल तक काम करना अपने आप में किसी भी विश्व के बड़े से बड़े थिएटर इंस्टीट्यूट, अभिनय इंस्टीट्यूट में जाने से बेहतर है।
एनएसडी के गली में एक बात बाहर माने सारे एक्टर को सुनना पड़ता है कि एनएसडी लाइब्रेरी को आप जितना इस्तेमाल किया है, आपने जितना पढ़ा है, वो शायद ही कुछ एक्टर और पढ़ते हैं। तो ये जो है कि पढ़ाई, रेगुलर पढ़ने की चीज चर्चा कितना होना चाहिए, और आज के एक्टर क्या क्या चीज पढ़े ताकि उनकी जो इंटरनल ग्रोथ वो कंटिन्यूअस होता रहे। अभिनेता को पहले तो ओपन माइंडेड होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अभिनेता जजमेंटल नहीं हो सकता है। अभिनेता जो है ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है दुनिया को। वो जैसे ही एक पक्ष की तरफ जाएगा, उस पक्ष के नजरिए से वो दुनिया को देखेगा, लोगों को देखेगा। लेकिन अभिनेता को ऐसा होने की जरूरत नहीं है। अभिनेता को बीच में रह करके दुनिया को और समाज को देखने की जरूरत है, और हर पक्ष को देखने की जरूरत है। तो किसी ने कहा कि क्या वो सत्य और न्याय का साथ नहीं देगा? बिल्कुल देगा, जाहिर तौर पे देगा, लेकिन उसकी भूमिका हमेशा ऑब्जर्वर की ही रहेगी, वो बदलेगी कभी नहीं। अभिनेता एक ऑब्जर्वर है, वो सारे पक्ष को देख रहा है, सारे पक्ष के मानसिक दशा को देख रहा है, सारे पक्ष के आर्गुमेंट्स को देख रहा है, तर्क को देख रहा है, वितर्क को देख रहा है। और जब वो इस तरीके से समाज को देखता है या जब वो पढ़ता है, तो वो अपनी बात रख सकता है। जब उसे अभिनय करने का मौका मिलता है, वो अपनी बात जोड़ सकता है। एक अभिनेता के तौर पे वो अपनी बात उसमें लेके आ सकता है। अभिनेता को क्या पढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल से इसी तरीके से अभिनेता को हर चीज पढ़नी चाहिए, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए उसे। किसी भी चीज से उसे झिझकना नहीं चाहिए। जैसे कहते हैं इंडस्ट्री में हमारे कि भाई आप स्विमिंग सीखिए, आप हॉर्स राइडिंग सीखिए, आप गाड़ी चलाना जानते हैं कि नहीं, वो तो एक पक्ष हो गया। उसी तरीके से अभिनेता को रोज सुबह उठ के अखबार पढ़ना चाहिए। उसी तरीके से अभिनेता को कविता पढ़नी चाहिए, साहित्य पढ़ना चाहिए। अंग्रेजी के साहित्य पढ़ें, हिंदी के साहित्य पढ़ें, नाटक जाके देखें, मराठी नाटक देखें, हिंदी नाटक देखें, देखे, विचरे, समाज में विचरे, हो समाज को देखे, एक ऑब्जर्वर की तरह देखता रहे, सिर्फ देखे, सुने, ओपन माइंड होकर के सुने, जज ना करे, किसी को जज ना करे। वो ये बहुत जरूरी है। जैसे ही हम जज करना शुरू करते हैं, जैसे ही किसी पक्ष की तरफ चले जाते हैं, हम अभिनेता का एक बहुत सारी पॉसिबिलिटी और संभावनाओं को रोक देते हैं। वो बहुत आवश्यक है अभिनेता के लिए। एक्टर की प्रोसेस क्या है, माने आपकी रेगुलर रूटीन, आप अपने को कैसे मोटिवेटेड करते हैं, आप अपने को कैसे प्रिपेयर करते हैं? देखिए, इतना काम किया, इतनी सारी रूटीन हमने अभी तक नियमित बना के रखी कि अब वो रूटीन लगता नहीं है हमें। अभी वो जीवन का हिस्सा है हमारे। अपने शरीर पे काम करने से लेकर के, मैं शरीर पे काम करने की बात जब आती है तो मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप जिम जाइए और बॉडी बिल्डर की तरह से काम कीजिए, लेकिन किसी को शौक है तो जरूर करे, वो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन सुबह वर्जिश करने से लेकर के और योगा करने से लेके और मेडिटेशन करने से लेके, कविता पढ़ने से लेके, कोई फिल्म नहीं देखने से लेके, कुछ पढ़ने से लेके, अपनी वॉइस को मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि आज मेरा थ्रोट कैसा काम कर रहा है, आज मेरे वॉइस कल्चर क्या है, आज मेरे वॉइस पे कहाँ पे दबाव पड़ रहा है, मैं उसको कैसे आराम दूं, मैं क्या एक्सरसाइज करूं कि वो ठीक रहे। अच्छा, क्या चीज है जो मेरी आवाज में कमी आ रही है, क्या चीज है कि मेरी आवाज अब पहले जैसे नहीं हो रही है, तो उसको लगातार चौकन्ना रहना अपने आप को लेकर के, वो बहुत जरूरी है। और लगातार कोई जो भी एक्सरसाइज आपके क्लास में बीएनए में सिखाए जाते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज जो आपको नियमित आप कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो जोर जोर से कविताएं ही पढ़िए, रिकॉर्ड कीजिए, या ऐसे ही आप जोर जोर से कुछ भी उठाइए, पढ़ते जाइए, जोर से पढ़िए। ये सब चीजें बड़ी बचकाना लगती हैं। अभिनय का एक कमाल की बात यह है कि सारे एक्सरसाइजेस दुनिया भर की, अगर दूर से कोई देखेगा तो हंसेगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि 3 महीने 4 महीने के करने के बाद वो एक क्रांतिकारी बदलाव अभिनेता के अंदर में लेके आता है।
ये मैंने महसूस किया। जब मैंने किया या जब मैं करता हूँ, जो भी एक्सरसाइज करता हूँ, जैसे कि एक फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज है, वो कहते हैं अपना पाँव ऊपर नीचे कीजिए घुटने के लिए। आप बोर हो जाते हो, ये क्या पाँव ऊपर नीचे करना, पाँव ऊपर नीचे करना। लेकिन जब आपको 3 महीने के बाद पता चलता है कि जिस मसल पे वो काम करने के लिए बात कर रहे थे, वो पाँव ऊपर नीचे करने से ही हो पाता है, और अचानक आपका घुटना आपको आपको अच्छा आप महसूस करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही अभिनय के एक्सरसाइजेज आपको लगता है बड़ा बोरिंग काम है, ये बड़ा बचकाना काम है, अरे फला स्टार थोड़ी करता होगा, फला स्टार थोड़ी करता होगा। लेकिन फला स्टार तो बीएनए नहीं गया, आप बीएनए में क्यों हैं फिर? तो अगर आप तकनीक सीखने आए हैं तो यहाँ से तकनीक को ले करके उसको नियम बनाइए, कीजिए। कुछ एक तकनीक को ही करने की जरूरत है, सारे करने की जरूरत नहीं है। जब जब जिसकी जरूरत पड़े उसको करती कीजिए, क्योंकि अभिनय करना समाज इसकी मान्यता नहीं देता है। समाज इंजीनियरिंग, डॉक्टर या नौकरी को मान्यता देता है। आपने जब अभिनय करने को सोचा तो आपने एक क्रांति की, अपने परिवार के साथ, समाज के साथ आपने क्रांति किया, और आपने ये ठाना कि मैं समाज से, अपने गांव से, अपने परिवार से अलग जाकर के ये काम करूंगा। जब आपने ये क्रांति की है, इसका मतलब कि आपके अंदर में प्यार है, जुनून है इस तकनीक को लेकर के, और वो प्यार और जुनून ही किया कि वो आप बीच में जाके छोड़ दें। फिर तो वो हवस था, इसका मतलब आप किसी और चीज के पीछे थे, वो प्यार नहीं था। तो मेरा अभिनय के प्रति प्रेम है, मैं अभिनय के प्रति मेरा जुनून है, और वो कम ही नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? मुझे बड़ा मजा आता है अभिनय पे बात करने पे, अभिनय की तकनीक को शेयर करने पे। किसी वर्कशॉप में मैं पढ़ाने भी जाता हूँ, मैं बच्चों के साथ में बैठ के बातें भी करता हूँ, मैं इंटरव्यूज वगैरह में भी बहुत आपसे बात करते हुए मुझे बड़ा मजा आ रहा है अभिनय पे बात करते हुए। ये जुनून है। ये एक देवदास का जो डायलॉग है कि एक संवाद है कि एक प्यास है कि बुझती नहीं, ये कभी ना बुझने वाली प्यास, है ना। ये बड़ा मजा आता है अभिनय करने में, अभिनय की तकनीक पे बात करने पे, सीखने में। सर, आपको अक्सर आप बहुत सारी जगह पे बोला है कि आप बार-बार वापस जाते हो आपके गाँव में, आपके रूट में बार-बार चले जाने की आपका एक इच्छा। वो जो जाना, ये जो आप अपने रूट की तरफ बार-बार जाना, ये यहाँ क्या आप मोटिवेशन लेने के लिए जाते हैं? या वो आपको किस तरह से मोटिवेटेड करता है कि बार-बार आपको वहाँ जाना होता है? नहीं, एक तो ये भी होता है कि मेरे अंदर का गाँव गया नहीं है। मेरे अंदर का गाँव आज तक नहीं गया, वो अभी भी है। गाँव मुंबई शहर में या दिल्ली शहर से जो मुझे सीखना था वो मैंने सीखा है, और मैं सीखता रहता हूँ। जो अच्छी बातें हो मैं सीखता हूँ। लेकिन गाँव में जब जाता हूँ तो मैं बचपन की यादों को ताज़ा करने नहीं जाता हूँ। गाँव जब जाता हूँ तो मुझे लगता है जीवन जीवन जो है बहुत ही अ, कम में गुज़ारा जा सकता है। गाँव ये बताता है। गाँव ये बताता है कि ये जो शहरों की भागदौड़ है, ये आवश्यक नहीं है। जीवन ऐसे भी जिया जाता है। ये बार-बार अपने आप को याद दिलाने के लिए जाता हूँ कि जीवन ऐसे भी जिया जाता है और ऐसे ही जिया जाता है। शायद इसीलिए जाता हूँ मैं। अ, अब क्या करें, फ़िल्म इंडस्ट्री यहीं पे है। इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। जिस दिन ये लगेगा कि मैं फ़िल्मों में गाँव में रह कर के भी या किसी गाँव में अपनी रिहाइश बना के काम कर सकता हूँ, उस दिन शायद चला भी जाऊँगा। मुझे बड़े शहरों से प्रेम नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ, क्योंकि मैं बड़े शहर का व्यक्ति भी नहीं हूँ, कभी नहीं रहा। इतने साल हो गए। मेरे अंदर का, जैसे मैंने कहा आपको, मैं बहुत कम ज़रूरतों के साथ जीने वाला व्यक्ति हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कम ज़रूरतों के साथ जीना। ये जो अभी आपने एक म्यूज़िक वीडियो बनाया, जिसमें एकदम आज के ताज़ा जो प्रॉब्लम है, जिसके साथ आज के लोग जूझ रहे हैं, वो चीज़ जैसे आप सामने लेके आए हैं। क्या आप माने
देखिए जो हम देख रहे हैं वो तो एक फन, तो अच्छा लग रहा है देखने में, मगर उसके अंदर जो स्क्रिप्ट निकल के आया, जो लिरिक्स आपके सामने आता है, ट्रांसलेटेड वर्जन ही हम पढ़ रहे हैं, तो उसको समझ में आता है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। मगर ये जो बनाते वक्त आपके अनुभव सिन्हा जी, इनके बीच में होता क्या है? मैंने कौन सी चीज जो आप लोगों को मोटिवेट करता है कि ये आज करना ही चाहिए? देखिए, पहले सबसे पहली बात कि कविता अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन थी, लेकिन करना कैसे था ये बात बहुत तय था अनुभव के दिमाग में भी और मेरे दिमाग में भी, कि एक तो गुस्सा और तेवर तो रखना ही था, लेकिन साथ साथ में मजे लेना था। कि कहीं ना कहीं एक आदमी जो इस पूरी व्यवस्था से और अपनी परिस्थिति से परेशान है, वो गुस्से और तेवर के साथ साथ उसको प्राइड भी है कि वो जहां से आता है, वो उस प्राइड को भी सामने लेके आना था। तो शायद वो जो चीज है लोगों को बड़ी अच्छी लग रही है, वो प्राइड की फीलिंग कि कभी वो गिड़गिड़ाता नहीं है, वो अपने हालात पे खुद हंसता भी है और उसी में उसको गुस्सा भी आता है और उसी में वो शिकायत भी करता है, उसी पे वो अपना भी माहौल उड़ाता है और समाज का भी माहौल उड़ाता है, व्यवस्था का भी माहौल उड़ाता है। इन सारी चीजों को सामने लेकर के आना था और मुझे अच्छा लग रहा है कि इन सब चीजों को लोग पसंद कर रहे हैं, खास करके क्योंकि ये एक ये कोई गाना नहीं है, मतलब कविता थी, उसको मैंने अपने ढंग से उसको बाँचा है, ऐसे कहें। और आजकल वाशने में रैप हो जाता है, तो तो उसको लोग रैप की भी से नाम दे रहे हैं। लेकिन अपने तरीके से ये मेरा रैप है, ये मनोज बाजपेयी का इंटरप्रिटेशन है, तरीका है रैप करने का भोजपुरी में। आपको क्या लगता है अभी जो समय जिसमें हम लोग अभी जूझ रहे हैं, अभी जो मानिए बेरोजगारी अभी का एक बहुत बड़ा इशू है। मैं हमारे आर्टिस्ट फेटर्निटी के अगर देख ले सर, फोक आर्टिस्ट हमारे जो लोग रोज की जो हमारे काम है, रोज जो लोग रोज शो करके अर्न करते हैं और उसके बाद उनकी खाने की जुगाड़ होता है, वो लोग एब्सोल्युटली उनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार, एब्सोल्युटली बेरोजगार। कुछ अर्बन थिएटर वर्कर जो लोग छोटे छोटे शहरों में, इवन छोटे शहर नहीं, मैं कोलकाता जैसे शहर की बात करूंगी, जहाँ भी बहुत सारे थिएटर वर्कर जो रोज थिएटर करते हैं, उनसे उनका गुजारा चलता है। ऐसे लोग जो अभी इस समय आज के डेट में एकदम बेरोजगार, इन लोगों का एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। तो ये जो अपना प्रकाश, जब एक आर्टिस्ट अपने बात को सामने लेके आएंगे, अब दुनिया हर जगह पे क्राइसिस, तो इसलिए हमारे एक्टर फेटर्निटी ऐसे ही इतना छोटा कि इनके बात कौन सामने रखेंगे, रखने वाले कोई नहीं है। तो आर्टिस्ट अपना अपनी बात को रखने के लिए क्या आपको लगता है कि ये सटर बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसी जरिए हम पहुंच सकते हैं या बता सकते हैं, ऐसा आपको क्या लगता है सर? देखिए, बहुत ही कठिन दौर है। बहुत कठिन दौर है उन सारे कलाकारों के लिए जो रोज-रोज परफ़ॉर्म करके अपनी रोज़ी-रोटी चला रहे थे। अ, और यही बात सुबह भी मेरे कुछ दोस्तों से हो रही थी दिल्ली के, जो संस्था चलाते हैं और वो फ़ोक आर्टिस्ट वगैरह के साथ काम करते हैं। एक बड़ा कठिन दौर है, जो लोग आपस में एक-दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं ये काल कब खत्म होगा। अ, इसमें आप एक-दूसरे का हाथ पकड़ के एक-दूसरे को सहारा देते हुए, सहायता करते हुए ही आगे बढ़ सकते हैं। इसका कोई चारा है नहीं अभी। अ, कोई आगे बढ़ के आए और आर्टिस्ट को सहारा दे, मुझे किसी भी व्यवस्था ने कभी भी कलाकारों को उस लायक नहीं समझा कि उनको वो कभी इसको रोज़गार का नाम ही नहीं दिया गया। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम हमेशा कलाकार ही रहे, पहले हम भांड कहे जाते थे, अब थोड़े कलाकार हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी अभी भी हमें भांड ही समझा जाता है। अ, शायद, लेकिन दिक्कत मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हम लोग प्रिविलेज्ड लोग हैं। मैं फ़ोक आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ। फ़ोक आर्टिस्ट उसके लिए जो हर दिन प्रोग्राम करके, हर दिन अपनी कला दिखा के जो अपनी रोज़ी-रोटी, अपना परिवार चलाता था, आज बहुत बुरी स्थिति में है, बुरे दौर में है। और मेरा आग्रह है सारे के सारे कलाकार समुदाय से कि जब भी ऐसा कोई परिवार दिखे, जब भी कोई ऐसा कलाकार दिखे, तो आप उसकी सहायता कीजिए।
किसी तरीके से ये, ताकि ये समय टलने तक उनका कुछ जुगाड़ हो पाए। अभी तो बस यही कह सकता हूँ मैं। तो लोग मानिए जो एक्चुअली प्रिविलेज, तो जो मानिए आप लोग जो बॉम्बे में आप जिनकी आप लोग स्टार, आप कुछ बोलना मतलब पूरे इंडिया सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे जैसे भी कुछ आर्टिस्ट हैं, हम भी अपने को प्रिविलेज्ड ही बोलेंगे, क्योंकि एटलीस्ट मुझे रोज का जुगाड़ करके खाना अगर नहीं या, पड़ता है तो ऑफ कोर्स आई एम प्रिविलेज्ड। जी, तो ये जो हम थिएटर वाले, हम अगर उनकी बातें सामने रखेंगे तो इस हमारे जरिया क्या होना चाहिए? ये सटायर, ये जो अभी आपने बोला ना, रैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे तो लगा यही तो लोग सुन रहे हैं। सो लोग तक पहुंचने के लिए और कॉमन जो जिनको आर्टिस्ट की बात समझाना पड़ता है कि हम भांड है मगर हम इनकी जरूरत है, ये समझाने तक जाने के लिए अगर एक थिएटर एक्टर चाहेंगे तो उनके लिए जरिया क्या होगा? बस जरिया यही है कि आप लोगों को इकट्ठा कीजिए, लोगों तक। जैसे आज अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, डिजिटल बातचीत कर रहे हैं, ऐसे ही गोष्ठियां आयोजित करें, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, उनको बोलें कि आप वो बात आगे तक लेके जाएं। तक ऐसे ही चेन बनाना पड़ेगा। आप तक मैं और आप बात कर रहे हैं, कल को कुछ और लोग सुनेंगे इस बात को, वो लोग अपनी बात को कुछ आगे तक पहुंचाएं, फिर वो लोग आगे तक पहुंचाएं, ऐसा चेन बनाएं, ताकि बात होते होते इस सहायता के रूप में तब्दील हो, सपोर्ट के रूप में तब्दील हो, और जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग सफर कर रहे हैं उन तक कुछ राहत पहुंचे। ये बहुत जरूरी है। सर इसीलिए मैं आज आपके साथ, क्योंकि ऐसा आर्टिस्ट मिलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है जिस चीज को समझे। आप इतने सोशली इतने जुड़े हुए हैं, आपने इतने रूटेड, कि हमें ऐसे आर्टिस्ट का मौका, एक्चुअली ये मौका ही है कि आपसे सुनना, आपकी बातें समझना भी तो एक बात है सर। आप समझ सकते हैं कि हर आर्टिस्ट ये चीज अपने अंदर से समझते नहीं है तक पहुंच की, जी, जो आप जो मैसेज दे सकते हैं वो शायद हर कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए मैं ऐसी एक चीज आज उठाने की हिम्मत भी की, और मुझे नहीं, लगा अच्छा किया आपने। छोड़ना नहीं चाहिए सर। जी, माने आप जो जुड़े हैं, आपसे बात करने का ये जो मौका आज आपने मुझे दिया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, थैंक इवन यू। एक्साइटेड भी सर, कि अब हम साक्षात्कार के अंतिम चरण में हैं। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के उच्चाधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, डायरेक्टर भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी, की इस पहल में रंग समागम 2020 के बाबत आपके विचार? नहीं, नहीं, बिल्कुल, अब समारोह होने चाहिए, फेस्टिवल्स होने चाहिए, और फेस्टिवल्स जब हों तो कोशिश ये हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, संस्था के बाहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। जितने बाहर के लोगों को आप जोड़ेंगे, उतने दर्शक जोड़ रहे हैं आप। उन दर्शकों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है रंगमंच के साथ में। दर्शक कभी किसी साल 5 जुड़ेगा, किसी साल 10 जुड़ेगा, किसी साल 500 जुड़ सकता है। लेकिन कोशिश आपको पूरी करनी पड़ेगी कि आप संस्था से बाहर जाकर के दर्शकों को लेके आएँ। दर्शकों को लेके आने की प्रक्रिया में आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, ये संस्था को हर साल डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके से उस फेस्टिवल का आयोजन किया जाए। और कभी-कभी मुझे लगता है, बस राय है, मैं तो बस मुंबई शहर में बैठा हूँ, लेकिन मुझे मुझे मेरी राय है कि संस्था को अ, अगल-बगल के गाँव में, छोटे-छोटे शहरों में जाकर के अपने प्रदर्शन करने चाहिए, और ताकि वो संस्था को उन और उसके योगदान को और दर्शकों को वहाँ से भी जोड़ते रहें, और रंगमंच की गतिविधियाँ भी वहाँ शुरू हो सकें, उस पे भी काम करनी चाहिए। सर बहुत बहुत या, धन्यवाद थैंक यू, करने के थैंक यू। तरफ से। डायरेक्टर रमेश चंद्र गुप्ता जी, निर्देशक जी, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी, उन्होंने ये जो मौका दिया है आपके साथ बात करने का, और हमें जी। प्लेटफॉर्म की जहाँ जी, बहुत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, रमेश चंद्र जी का, और सारे के सारे अकेडमी का, कि आपने मुझे ये मौका दिया। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। भगवान ने चाहा, प्रभु ने चाहा तो फिर कभी अ, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी में आकर के आप लोगों से कभी अपने शिव एक्सपीरियंसेस को साझा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहूँगा कि आप लोग अपना ख़्याल रखिए। कठिन काल है, लेकिन हर काल जाता है,
बीत जाता है, ये भी बीत जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो छूट गया सो छूट गया। अंबर के तारों को देखो, जाने कितने प्यारे टूटे, जाने कितने प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। Thank you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।